ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एक साथ आ रहे हैं। अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा के बाद ईरान ने एक के बाद एक कई मुस्लिम देशों से बात की। उसने कंगाल हो चुके पाकिस्तान तक से मदद मांगी है। खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन किया। इससे पहले इस बारे में ईरान तुर्की से भी बात कर चुका है। सऊदी अरब और यूएई से भी उसकी नजदीकी बढ़ रही है। इस बीच कतर और बहरीन ने तय किया कि वो एक बार फिर कूटनीतिक संबंध बहाल करेंगे। बदले हुए हालात के बीच दोनों देशों ने 6 साल बाद अपने रिश्ते को सुधारा। यही नहीं, इजराइल की मीडिया ने तो यह तक दावा कर दिया कि ईरान उसके खिलाफ मुस्लिम देशों का मोर्चा बना रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं और ईरान उनकी अगुवाई कर रहा है। खुद इजराइल तक ने ऐसा दावा कर दिया। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा ने ईरान को ऐसा मौका दिया है जिसे वो अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता। क्योंकि कुछ दिन पहले यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में इजराइल की पुलिस ने गोलियां चला दी थी, वो भी ऐसे समय जब फिलिस्तीन के हजारों लोग वहां नमाज पढ़ रहे थे। आरोप लगा कि इजराइल की पुलिस ने मस्जिद के अंदर ग्रेनेड तक फेंके थे, जबकि इजराइल ने दावा किया कि वो कुछ नकाबपोश लोगों को पकड़ने वहां घुसा था। इस बीच अल अक्सा मस्जिद में एक बार फिर भगदड़ मच गई। आरोप लगा कि इजराइल की पुलिस ने एक बार फिर फिलिस्तीन के लोगों को परेशान किया। भगदड़ के वीडियो में धमाके की आवाज भी सुनाई दी। यानी ईरान को इजराइल की घेरेबंदी का मौका एक बार फिर मिला, क्योंकि वो लगातार इस मुद्दे पर मुस्लिम देशों के संपर्क में है, उनसे बात कर रहा है। वैसे पिछले कुछ महीनों से ईरान लगातार खाड़ी देशों के संपर्क में है, जिनमें यूएई और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं, जिन्होंने ईरान में अपना दूतावास फिर से खोलने का ऐलान कर दिया। हालांकि यूएई, सऊदी अरब और ईरान को साथ लाने में चीन की भूमिका अहम रही। लेकिन इजराइल की अल अक्सा मस्जिद में गोलियां चलने के बाद ईरान उनके और करीब आ गया, क्योंकि इस बार यह झगड़ा यहूदी बनाम मुस्लिम होता नजर आया। ईरान ने इसे मुस्लिम समुदाय के अस्तित्व की लड़ाई की तरह पेश करना शुरू कर दिया और इजराइल की जड़ें खोदने के लिए उसे आसपास से घेरने लगा, क्योंकि इजराइल के 3 पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा ईरान अपने पड़ोसी देशों तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इजराइल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में है, क्योंकि ये देश भी मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा खाड़ी देश यूएई और सऊदी अरब के साथ भी ईरान ने अपना रिश्ता सुधार लिया है। यानी इजराइल के खिलाफ लड़ाई में ईरान शिया और सुन्नी की लड़ाई भूल गया और आगे बढ़ गया। यही नहीं, ईरान ने अल अक्सा मस्जिद के मुद्दे पर इजराइल के खिलाफ पूरे देश में रैलियां निकाली, जिनमें ईरान के अलग अलग संगठनों ने हिस्सा लिया। इस बीच ईरान ने छोटे बड़े हर मुस्लिम देश से बातचीत जारी रखी, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अल अक्सा मस्जिद के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की। उसने यह भी दावा किया कि ईरान इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों का मोर्चा बना रहा है। इजराइल के इन दावों के बीच खबर आई कि कंगाल पाकिस्तान को यूएई से $100 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में 8,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। यानी मुस्लिम देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, या यूं कहें कि पुराने गिले शिकवे भूलकर साथ आ रहे हैं, क्योंकि 2 और मुस्लिम देश कतर और बहरीन के रिश्ते सुधर रहे हैं। दोनों 6 साल पुरानी दुश्मनी भूलकर कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत करने वाले हैं। बहरीन ने 2017 में कतर के साथ अपना संबंध तोड़ लिया था, क्योंकि वो सऊदी अरब के नजदीक आ गया था। लेकिन 2021 में सऊदी अरब और कतर के रिश्ते सुधर गए और अब बहरीन और कतर कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत करने वाले हैं। यानी इजराइल का दावा सच होता दिख रहा है, क्योंकि मुस्लिम देश एक हो रहे हैं। अल अक्सा मस्जिद की हिंसा ने तो इजराइल के खिलाफ माहौल को गर्म कर दिया है। खुद इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया कि रमजान के बाद किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है, और जिस तरह से ईरान एक के बाद एक मुस्लिम देशों से दोस्ती बढ़ा रहा है, उससे लग रहा है कि इस जंग में ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि ईरान इसे मुसलमानों के वजूद की लड़ाई बता रहा है, जिसका असर यमन तक दिखाई दे रहा है। ईरान के बाद अब सऊदी अरब की हूथी विद्रोहियों से भी दोस्ती हो चुकी है। सऊदी अरब ने गिरफ्तार किए गए हूथी विद्रोहियों को रिहा करना शुरू कर दिया। हाल ही में सऊदी अरब के अधिकारियों ने यमन का दौरा किया था और वहां ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों से मुलाकात की थी, और उसी मुलाकात में यह तय किया गया था कि सऊदी अरब अपने यहां कैद हूथी विद्रोहियों को रिहा कर देगा। इसी कड़ी में सऊदी अरब से 125 कैदियों को लेकर एक विमान यमन की राजधानी सना पहुंचा। माना जा रहा है कि यह कदम सऊदी अरब और हूथी विद्रोहियों के बीच हुई दोस्ती को आगे बढ़ाएगा। असल में सऊदी अरब भी किसी तरह से यमन की जंग से निकलना चाहता है। हालांकि वो 2015 में यमन से हूथी विद्रोहियों को भगाने के लिए ही लड़ाई में कूद पड़ा था। सऊदी अरब ने वहां की सेना के साथ मिलकर कई जगहों से उन्हें खदेड़ा, लेकिन फिर भी वो हूथी विद्रोहियों को यमन पर कब्जा करने से बचा नहीं सका। उधर ईद से पहले इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया। इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई कि इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला हो सकता है, जिसे रोकने के लिए इजराइल का आयरन डोम सिस्टम सक्रिय कर दिया गया। क्योंकि इजराइल का आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो ईद से पहले अलर्ट मोड पर आ गया, क्योंकि इजराइल के खुफिया विभाग को आशंका है कि उस पर कभी भी हमला हो सकता है, जिसके पीछे ईरान का हाथ होगा। इसी खतरे को भांपकर इजराइल का आयरन डोम सिस्टम सक्रिय हो गया, क्योंकि अगर हवाई हमला हुआ तो आयरन डोम रॉकेट या ड्रोन को अपनी रेंज में आते ही पहचान लेगा, जिसके बाद वार्निंग सायरन बजेगा
और रॉकेट या ड्रोन के 70 किलोमीटर की रेंज में आते ही आयरन डोम से निकली मिसाइल उसे उड़ा देगी और दुश्मन का हवा में ही काम तमाम हो जाएगा। कुछ दिन पहले इजराइल पर लेबनान ने रॉकेट दागे थे, जिसके बाद जंग जैसे हालात बन चुके थे और एक बार फिर इजराइल पर हवाई हमले का खतरा है, क्योंकि आशंका है कि लेबनान की तरह ही इजराइल के दूसरे दुश्मन भी उस पर रॉकेट दाग सकते हैं। वैसे इजराइल पर जमीन से हमला होने का भी डर है, इसलिए उसकी सेना जमीन से आसमान तक अलर्ट है, क्योंकि उसे पता है कि उसके आसपास दुश्मन तैयार खड़े हैं। जंग कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को अकेला करने का प्लान बना लिया, जिसके लिए उसने इजराइल के दुश्मनों को अपना दोस्त बनाया और इजराइल के चारों तरफ युद्ध का मैदान सजा दिया। इधर देश में कोरोना के आंकड़ों ने पिछले 7 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि एक दिन में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो पिछले साल अगस्त महीने के बाद सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव केस 50,000 के करीब पहुंच चुके हैं। इस बीच अंधाधुंध मिसाइल परीक्षण करने में लगे किम जोंग उन ने इस बार ऐसी मिसाइल का टेस्ट कर डाला लेकिन अमेरिका के माथे पर पसीना आ गया। जापान और दक्षिण कोरिया भी बुरी तरह कांप उठे, क्योंकि उत्तर कोरिया ने इस बार सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। और सॉलिड फ्यूल मिसाइल वो हथियार है जो अगर चल गया तो अमेरिका के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो बस हाथ मलता रह जाएगा। यानी अमेरिका जैसी सुपर पावर, अमेरिका जैसी ताकतवर सैन्य शक्ति को भनक तक नहीं लगेगी और चंद सेकंड के अंदर वो उत्तर कोरिया जैसे छोटे से देश के हाथों तबाह हो जाएगी। इसलिए किम जोंग उन ने अपनी हवासोंग 18 मिसाइल के परीक्षण को अपने शक्ति प्रदर्शन का जरिया बना दिया। गाजे बाजे के साथ लंबे चौड़े ट्रक पर भारी भरकम मिसाइल को टेस्ट ग्राउंड में लाया गया और जैसे ही मिसाइल फायर हुई, धरती की कपकपी छूट गई। धुएं का जबरदस्त गुबार छोड़कर मिसाइल आसमान में उड़ गई। ये मिसाइल टेस्ट तब किया गया जब किम जोंग उन के दादा की बरसी भी है और किम जोंग उन को भी सत्ता में 11 साल पूरे हो गए हैं। इसलिए डबल जश्न मनाने के लिए उत्तर कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया और किम जोंग उन ने ताल ठोककर दावा कर दिया कि यह उनकी सबसे ताकतवर मिसाइल है। क्योंकि उत्तर कोरिया ने अब तक लंबी रेंज की जितनी भी मिसाइलें बनाई हैं, वो लिक्विड फ्यूल इंजन पर चलती हैं। दिक्कत यह है कि लिक्विड फ्यूल इंजन वाली मिसाइलों को हमले के लिए तैयार करने में कई घंटे लगते हैं और जंग में तो 1 सेकंड से ही बाजी पलट जाती है। लिक्विड फ्यूल इंजन मिसाइलों की ये खामी उत्तर कोरिया की वो कमजोरी है जिससे अमेरिका किम की मिसाइलों को लॉन्च पैड पर ही ढेर कर सकता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल मिसाइलों को छिपाना भी आसान होता है और वो लॉन्च भी जल्दी हो सकती हैं। इसी वजह से उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को चेतावनी भी दी, लेकिन किम जोंग उन को कहां फर्क पड़ना था। यही वजह रही कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जबानी वार तो किया ही, उन्होंने हवाई ड्रिल भी कर डाली, जिसमें अमेरिका के B-52H बॉमर से लेकर दक्षिण कोरिया के F-35A और F-16 जैसे लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। दोनों देशों ने एक साथ ड्रिल करके किम जोंग उन को सीधी धमकी दी कि वो अपने मिसाइल परीक्षण पर ज्यादा इतराएं नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के ये बॉमर और फाइटर जेट उत्तर कोरिया पर टूट पड़े तो वो एक पल के लिए नहीं टिक पाएगा। इधर ईडी ने झारखंड के रांची जमीन घोटाले के एक मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले ईडी ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में 20 जगह छापेमारी की थी, जहां से उन्होंने इन 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के ठिकानों पर भी छापेमारी की। जिस सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में छापे पड़े वो सेना से जुड़ी है। उधर खबर है कि अमेरिका रूस और चीन की मिसाइलों को टक्कर देने के लिए अपनी एक आधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में परमाणु हथियार फिट करने जा रहा है, ताकि परमाणु जंग छिड़ने पर अमेरिका, रूस और चीन जैसे अपने दुश्मनों से पीछे न रहे। कहा जा रहा है कि अमेरिका अपनी LGM-35A सेंटिनल मिसाइल को री एंट्री व्हीकल से लैस करने जा रहा है। री एंट्री व्हीकल बैलिस्टिक मिसाइल का वो हिस्सा होता है जिसमें परमाणु बम होता है। लगभग 6000 परमाणु बमों के साथ रूस परमाणु हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा मालिक है। अमेरिका उससे थोड़ा पीछे है और तीसरे नंबर पर चीन है, और रूस और चीन तो वैसे ही दोस्त हैं। ऐसे में वो दोनों जब साथ आएंगे, अमेरिका के लिए मुकाबला मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ने भी तैयारी शुरू कर दी है।